नमस्कार दोस्तों, नेपाल और तुर्की के बीच में एक टकराव की शुरुआत हुई है। और दोस्तों, तुर्की इतना गुस्से में है नेपाल के ऊपर कि वो नेपाल पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। दोस्तों, इस भाग में तुर्की नेपाल की बात होगी और उसमें भारत और चीन की क्या भूमिका रही है उस पर भी बात होगी। वीडियो को पूरा सुनिए, उससे क्या होगा, आपको बहुत कुछ अंदर की जानकारियां होंगी जो आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, नेपाल की जो यार्न है, यानी ऊन समझ लीजिए आप या धागा समझ लीजिए, इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसकी गुणवत्ता को देखते हुए भारत नेपाल से 60% यार्न खरीद लेता है और तुर्की भी खूब खरीदता है नेपाल से 2017 के बाद। यानी 2017 से तुर्की ने नेपाल से यार्न खरीदना चालू कर दिया और लगातार खरीदता आता है। ठीक, और ये लगभग कम से कम अरबों रुपए में खरीदी जाती है। यानी नेपाल का ये एक बहुत बड़ा व्यापार है और नेपाल में जो ऊन बनती है, धागा बनता है, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होती है, इसलिए विदेशी लोग इसको खरीदते हैं। अब हो क्या गया है, तुर्की ने पहले अपने व्यापारियों से कहा कि अब नेपाल से ऊन खरीदना कम कर दो और उसने 12% टैक्स ठोक दिया तुर्की के व्यापारियों पे कि जो तुर्की का व्यापारी नेपाल से ऊन खरीद के लाएगा उस पर 12% टैक्स और लगेगा। फिर भी तुर्की के व्यापारियों ने नहीं माना और नेपाल से लगातार खरीदते गए। अब तुर्की कह रहा है कि मैं 70% टैक्स लगाऊंगा तुर्की के व्यापारियों पर जो नेपाल से यार्न खरीदते हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि तुर्की इतने गुस्से में एक झटके में क्यों आ गया। जिस नेपाल से वो अच्छे से ऊन खरीद रहा था, अचानक से 70% लगाने का मतलब है कि नेपाल के साथ में वो व्यापार बंद करना चाहता है, नेपाल की यार्न नहीं खरीदना चाहता है। तो दोस्तों, तुर्की का इसमें एक चीज कहना है कि नेपाल जो यार्न सप्लाई कर रहा है वो मेड इन नेपाल होते हुए भी मेड इन चाइना यार्न है। यानी वो जो ऊन है वो ऐसे लग रही है कि ये चाइना की है। तो ऐसा कैसे हो गया? क्या तुर्की झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? आगे जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसको एक उदाहरण की तरीके से समझिए। जैसे चाय पत्ती, नेपाल की जो चाय पत्ती है उसकी गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है और भारत में खूब सप्लाई होती है। तो भारत ने अभी कुछ दिन पहले नेपाल पर इल्जाम लगाया था कि आपकी जो चाय पत्ती है वो चाइना की चाय पत्ती की तरह लग रही है। ठीक, और भारत ने बहुत सारी गाड़ियां बॉर्डर पर ही रोक दी, भारत में प्रवेश करने नहीं दिया। नेपाल की जो चाय पत्ती की गाड़ियां हैं, ट्रक थे, उनको रोक दिया भारत ने, बैन लगा दिया था कुछ समय के लिए कि नेपाल अपनी चाय पत्ती में सुधार करे और हमें नेपाली ब्रांड चाहिए, चाइनीज ब्रांड नहीं चाहिए। क्योंकि अब नेपाल की चाय पत्ती में जो महक आ रही है वो चाइनीज जैसी आ रही है। तो भारत ने बैन लगा दिया था, लेकिन देवबा सरकार ने मिलजुल के लगभग वो बैन खुलवा ही दिया और अब चाय पत्ती भारत में जा रही है। लेकिन भारतीय व्यापारियों का आरोप है कि नेपाल की चाय पत्ती अब नेपाली जैसी नहीं लग रही है बल्कि चाइनीज चाय पत्ती जैसी लग रही है। तो इसका कारण ये रहा दोस्तों कि बहुत सारे चाइना के इन्वेस्टर, उन्होंने इन्वेस्ट किया नेपाल के चाय बागानों में और उनका जो तरीका है चाय बनाने का वो चाइनीज जैसा हो गया, जिससे नेपाल की चाय की गुणवत्ता जो है वो बहुत कम हो गई और अब वो चाइनीज चाय जैसी दिख रही है। यही सोच के भारतीय व्यापारियों ने बैन लगवाया था नेपाल की चाय पत्ती पर। तो अब यही बात सेम तुर्की के साथ में भी हो गई। तुर्की भी यही कह रहा है कि जब हम मेड इन चाइना यार्न खरीदनी है तो हम डायरेक्ट चाइना से ही क्यों ना खरीदें, हमको सस्ता पड़ेगा। हम मेड इन नेपाल के नाम पे मेड इन चाइना यार्न क्यों खरीदेंगे, ये कह रहा है तुर्की। तुर्की, आप सोचिए, तुर्की अच्छे पैसे दे रहा है नेपाल से यार्न खरीदने की। ठीक है, अब उसमें नेपाल उसको डुप्लीकेट यार्न, चाइनीज स्टाइल में बनी हुई यार्न या चाइनीज तरीके से बनाई गई यार्न को तुर्की को बेचेगा तो वो नहीं खरीदेगा। क्योंकि वहाँ बेवकूफ़ लोग नहीं ना बैठे हैं, वो भी ना जानते हैं कि ये जो क्वालिटी चेक करते हैं वो लोग जानते ना है कि ये कहाँ की क्वालिटी है। तो उन्होंने उसको मेड इन चाइना बता दिया, करार दे दिया कि ये मेड इन नेपाल नहीं है बल्कि मेड इन चाइना है, इसलिए वो बैन लगा रहा है बार बार। नेपाल में जो है यार्न बनाने की, एक है त्रिवेणी स्पिनिंग है, एक जगदम्बा स्पिनिंग है और एक रिलायंस है। इससे पहले ज्योति स्पिनिंग नाम की एक कंपनी वीरगंज में होती थी।
ये वीरगंज परवानीपुर के बीच में पड़ता है। ठीक है, ये परवानीपुर में एक कंपनी थी, वो एक नेवार आदमी की थी, बहुत बड़ी कंपनी थी। ठीक, तो वो कुछ प्रचंड की गलतियों के कारण वो फैक्ट्री बंद हो गई, उसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। और वो कंपनी बहुत अच्छी ऊन बनाती थी, यानी धागा जो बनाता था वो कंपनी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का बनाता था, और वो कंपनी का धागा जो है वो सब भारत चले जाता था। लेकिन वो कंपनी ही बंद कर दी। अब वो कंपनी कैसे बंद हुई, अब आप ये भी जान लीजिए। नेपाल जो है रफिया का अरबों रुपए का मटेरियल भारत को बेचता था सन 2000 के बाद से 2008 तक। एक ही गाड़ी की कीमत 2008 में 35 लाख रुपए होती थी, तो आज कितनी होगी सोच लीजिए। यानी अरबों रुपए का जो रफिया का मटेरियल है वो नेपाल भारत को बेचता था। ठीक, तो यहाँ पर होता क्या है कि प्रचंड बनते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, और ये चले जाते हैं डायरेक्ट चाइना। ठीक है, और चाइना जाने के बाद क्या होता है, चाइना से व्यापारिक संबंध मजबूत कर दिए जाते हैं। प्रचंड बोलते हैं हम चाइना से व्यापारिक संबंध मजबूत करते हैं। ठीक, उसके बाद जैसे ये भारत आते हैं तो भारत का जो पॉलीप्रोपिलीन था, हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन था, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन था, इन सब पर टैक्स बढ़ा देते हैं। क्योंकि उस समय क्या था कि भारत रफिया का माल भारत से खरीदता था नेपाल, और भारत को ही बेचता था नेपाल, यानी भारत से ही खरीदो और भारत को ही बेचो, ये सिस्टम लगा रखा था नेपाल ने पहले। ठीक है, लेकिन प्रचंड ने भारत से आयात पर रोक लगा दी कि यह टैक्स बढ़ा दिया कि भारत से आप यदि रफिया का मटेरियल खरीदते हैं तो आपको इस पर ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे हुआ क्या कि नेपाल की जो कंपनियां थी रफिया की, जैसे गाडिया, निकोन, त्रिवेणी सिंपैक्स और कृष्णा घ्यू, ये भैरवा में जगदम्बा, अरिहंत और भी है 5, 7, 8, 9 कंपनियां हैं लगभग। तो इन सब कंपनियों में मटेरियल की हाहाकार मच गई, मटेरियल ही नहीं मिला। तो उसका विकल्प चाइना ने तुरंत उपलब्ध करवाया। चाइना, ताइवान और सऊदी अरब ने सुमिटोमो हुआ, एक्सन मोबाइल हुआ, और बेसिल हुआ, सैबिक हुआ, ये सब जो मटेरियल थे ये तुरंत उपलब्ध करवाए गए नेपाल को। प्रचंड ने भारतीय मटेरियल पे टैक्स बढ़ा दिया था, उस मटेरियल पे टैक्स नहीं बढ़ाया था। तो नेपाली व्यापारियों ने क्या किया कि फटाफट से चाइना, सऊदी, ताइवान, यहाँ से मटेरियल खरीदने लग गए, और वो मटेरियल लेके आ गए नेपाल। आता वो बंगाल बंदरगाह से ही था, तो वो नेपाल आया। अब उन्होंने जो उसका कच्चे माल से पक्का माल तैयार किया, वो माल भारत भेजने लग गए। तो हुआ क्या कि उसकी वो क्वालिटी नहीं आई जो क्वालिटी भारतीय रॉ मटेरियल की थी। भारतीय रॉ मटेरियल में हल्दिया R103 हुआ, और रिलायंस का हुआ, इंडियन ऑयल का हुआ, एक पोता का हुआ, मतलब यही थे सब कुछ। ठीक है, तो भारतीय रॉ मटेरियल पे टैक्स बढ़ गया। नेपाली व्यापारियों ने विदेशों से यानी चाइना से वो मटेरियल खरीदना चालू कर दिया, और चाइना के रॉ मटेरियल से जो सामान बना उसकी गुणवत्ता एकदम हो गई खराब। और भारत में जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गई, भारत ने उन सब गाड़ियों को रिटर्न कर दिया, या बहुत सारा पैसा काट लिया नेपाली व्यापारियों का। और लगभग 1.5 साल तक क्या हुआ कि ये जो टैक्स बढ़ाया था भारतीय रॉ मटेरियल पर, वो प्रचंड ने नहीं खोला। उस समय प्रचंड प्रधानमंत्री थे, वो खोला नहीं, इसलिए भारत ने क्या किया, वो मटेरियल खुद तैयार करना चालू कर दिया। ठीक है, और तब क्या हो गया, नेपाल की जो ये रफिया ग्रुप की कंपनियां ये भट्टे में बैठ गई, यानी कमजोर पड़ गई प्रोडक्शन में। क्योंकि जब खरीदने वाले, जब क्वालिटी नहीं बनेगी तो खरीदेगा कौन। तो जब चाइना का माल आया तो इसकी क्वालिटियां, जो इनकी क्वालिटियां थी, ये सब खराब हो गई। हो सकता है आपको यकीन ना हो, लेकिन मेरे पास 100 से ज़्यादा सबूत हैं। ठीक है, आपके पास कोई सबूत नहीं, आप कह सकते हैं फेक न्यूज है, क्योंकि आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये सच है। प्रचंड यदि पॉलीप्रोपिलीन पे रोक नहीं लगाता और चाइना से वो साझेदारी नहीं करता उस समय, तो आज नेपाल में जो है रफिया का बहुत बड़ा मार्केटिंग होता नेपाल इस समय। यार्न पर रोक नहीं लगी, यार्न मटेरियल पर। ठीक है, इसलिए यार्न मटेरियल बहुत बनता है नेपाल में, और बहुत सारे देश भी खरीदते हैं। लेकिन ये कि यार्न की खपत बहुत कम होती है और रफिया की खपत बहुत ज़्यादा होती है। माने यार्न से 100 गुना ज़्यादा रफिया की खपत होती है। तो जो मेन चीज़ थी रफिया,
उसमें प्रचंड ने इतनी बड़ी गलती की कि वो उसको चीन से रॉ मटेरियल लेना ही नहीं चाहिए था, सऊदी से नहीं लेना चाहिए था, ताइवान से भी नहीं लेना चाहिए था। जो चल रहा था वही चलने देना था, और वही अगर चलता रहता तो नेपाल इस समय रफिया के मामले में बहुत आगे होता। बहुत आगे का मतलब बहुत ज़्यादा आगे, जिसे हम कह सकते हैं। सीधी सी बात है, पहले भारत से ही कच्चा माल खरीदो और उसको तैयार करके भारत को ही बेच दो, ये सिस्टम था। लेकिन प्रचंड ने क्या सिस्टम लगाया कि विदेशों से कच्चा माल खरीदो और उसको भारत को बेच दो। तो ये स्कीम हो गई फेल, और नेपाल में रफिया की ऐसी की तैसी हो गई। ठीक है, अब आप चाय पत्ती में भी चाइना को घुसा रहे हैं, यार्न में आपने चाइना को घुसा दिया। ठीक, मैं चाइना की बुराई नहीं कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। हर जगह चाइनीज घुसा रहे हैं आप लोग। उससे क्या होगा कि आपके सामान की जो गुणवत्ता है वो खत्म हो जाएगी, वो मेड इन चाइना हो जाएगी, मेड इन नेपाल नहीं रहेगी। जो लोग नेपाल से माल खरीदते हैं वो मेड इन नेपाल के नाम पर खरीदते हैं, मेड इन चाइना पे नहीं। क्योंकि नेपाल के बहुत सारे ऐसे सामान हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है, ठीक है, जो कि बहुत बेहतरीन माने जाते हैं। अब अगर वो मेड इन नेपाल का नाम हो और वो क्वालिटी हो चाइना की, तो सच में खरीदेगा कोई देश? कोई देश बेवकूफ़ तो नहीं ना है कि आप मोहर मेड इन नेपाल की मार दो और सामान वो चाइना का हो, तो नहीं ना खरीदेगा लोग। यानी चाइनीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ। पहले आप अपनी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बनाते थे, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा मानते थे लोग उसको। लेकिन अब आप मेड इन चाइना टेक्नोलॉजी से बनाने लग गए हैं और उसकी गुणवत्ता खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इसीलिए तुर्की ने ब्रेक लगाया। अब आप बोलेंगे तुर्की ने गलत किया, नहीं, तुर्की गलत नहीं किया, गलती की आपने। अब मुझे गाली मत देना कि हम आपको गलती बता रहे हैं, ठीक है। जब आपने गलती की है इसीलिए तो हम बता रहे हैं। मेड इन नेपाल के नाम पे मेड इन चाइना सामान क्यों भेज दिया गया तुर्की को? भारत को चाय पत्ती क्यों भेज दी गई? आप नेपाल की गुणवत्ता को खत्म कर रहे हैं, ठीक, जो नेपाल का नेचर है उसको खत्म कर रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं आपकी जो वो कंपनी है गोल्ड स्टार, एक जूतों की कंपनी, उस पर भी कहीं चाइना इन्वेस्ट न कर दे, ठीक है, उसको बड़ा करने के चक्कर में, क्योंकि फिर आपकी वो क्वालिटी खत्म हो जाएगी। जो अभी आपकी गोल्ड स्टार की क्वालिटी बन रही है उसका डुप्लीकेट करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई नहीं कर पाया, ठीक है। लेकिन मेड इन चाइना जब उसमें घुसेगा तो वो गोल्ड स्टार दूसरे ढंग की हो जाएगी, और जब आप उसको मार्केट में भेजेंगे तो मार्केट वाले तो बेवकूफ़ नहीं ना बैठे हैं, उनको पता ना लग जाएगा कि ये नेपाल का माल है या चाइनीज टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। जो लोग नेपाल मेड इन नेपाल के नाम पे खरीदते हैं उनको मेड इन नेपाल ही सामान चाहिए, मेड इन चाइना सामान नहीं चाहिए, या चाइनीज टेक्नोलॉजी से बना हुआ सामान नहीं चाहिए। आप वो बनाते हैं छुरपी, अब बोलेंगे आप कि हम मेड इन नेपाल की मोहर लगा देंगे और मेड इन चाइना छुरपी बेचेंगे, तो नहीं होगा। हर जगह का टेस्ट अलग होता है। नेपाल की चाय पत्ती का टेस्ट दूसरा है, चाइनीज की चाय पत्ती का टेस्ट दूसरा है। तो आप चाइनीज चाय पत्ती मेड इन नेपाल के नाम पर बेचेंगे तो दूसरे देशों को दिक्कत होगी। यहाँ पर गलती आपके द्वारा की गई है, ना तो भारत के द्वारा और ना ही तुर्की के द्वारा। और रफिया में जानते हैं क्या हुआ? भारत का प्लान था 1.5 करोड़ रुपए का, ठीक है, और चाइना का था 80 लाख रुपए का। तो नेपालियों ने क्या किया कि चाइनीज यंगमिंग खरीदने लग गए और भारत के लोहिया ग्रुप को नहीं खरीदने लग गए, और यंगमिंग प्लांट चाइना से 80 लाख के चक्कर में खरीदने लग गए। उससे क्या हुआ कि क्वालिटी ही नहीं बनी। जो क्वालिटी भारतीय प्लांट बना के दे रहे थे, भले ही वो महंगे थे लेकिन क्वालिटी अच्छी दे रहे थे, और उसी क्वालिटी के नाम पे नेपाल का सामान बिक रहा था। जब यंगमिंग प्लांट चालू हुए तो उन्होंने वो क्वालिटी बनाई कि जो किसी को पसंद नहीं आई, उसकी स्ट्रेंथ खत्म कर दी गई, ठीक है, मटेरियल की स्ट्रेंथ ही खत्म हो गई। तो तब क्या हुआ कि लोगों ने फिर धीरे धीरे करके नेपाल से वो सामान खरीदना बंद कर दिया, और रफिया की ऐसी की तैसी नेपाल यानी प्रचंड की गलती से हुई है। और रफिया बहुत पैसे वाली आइटम है, ठीक है, अरबों रुपए में इसका व्यापार होता है, एक ही महीने में अरबों रुपए में होता है, बड़ा व्यापार है। तो इस पर गलती की प्रचंड ने। प्रचंड को चाइनीज और ये जो सऊदी अरब हुआ और ताइवान से रॉ मटेरियल नहीं खरीदना चाहिए था, क्योंकि भारतीय रॉ मटेरियल थोड़ा महंगा होता है लेकिन उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है, और अच्छी क्वालिटी के नाम पे नेपाल अच्छी क्वालिटी का सामान बनाता है। इसी नाम पर नेपाल का वो रफिया बिक रहा था, लेकिन जब उसमें चाइनीज घुस गए तो मटेरियल बंद हो गया 2012 में। हालांकि अभी भी जाता है नेपाल से, लेकिन अब उतना नहीं जाता। पहले तो लगातार गाड़ियां जाती रहती थी, ठीक है।
तो हमारे बोलने का मतलब है कि जो मेड इन नेपाल सामान है उसको मेड इन नेपाल ही रहने दीजिए, ठीक। उसको बाहर मेड इन नेपाल की मोहर नहीं लगनी चाहिए और अंदर मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए। ऐसा यदि आप करते हैं तो आप अपने देश के साथ में धोखा करेंगे। धन्यवाद।